मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट भी पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन करके कॉन्सेप्ट होता है। ग्रीन में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज्यादा होंगे, जब भी आप ऑरेंज में बाय कर रहे हैं तभी आपके मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होंगे, और रेड में आइदर नो रिटर्न या फिर लॉस के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। सो एट प्रेजेंट अभी ऑरेंज जोन में है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बॉटम ऑफ द साइकिल पे इन 2026? कुछ कंज्यूमर रिलेटेड सेगमेंट्स है जहाँ पे साइकिल थोड़ी सी अभी बॉटम के तरफ है। एक बैंकिंग है और दूसरे कुछ सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर है। जैसे और कौन से ऐसे सेक्टर्स हो गए जो आपको लग रहा है टॉप ऑफ द साइकिल पे? टॉप ऑफ द साइकिल में जैसे एआई रिलेटेड में थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना जरूरी है। When you invest in stocks and companies in India, क्या ऐसे 3-4 पैरामीटर्स होते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला पैरामीटर तो बिजनेस मॉडल एंड सेकंड वुड बी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, और थर्ड आती है वैल्यूएशंस। एट प्रेजेंट आपने कितना परसेंटेज कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट किया है बिटवीन इक्विटी, डेट, रीट्स, इनविट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? अराउंड 73-74% इक्विटी होगा, बैलेंस दोनों डेट और रीट्स इनविट्स वगैरह के बीच में। तो आप बोल रहे हो दैट वोलेटिलिटी इज अ फ्रेंड ऑफ एन इन्वेस्टर एंड नॉट एन एनिमी. Hi everyone, welcome to the Fund Manager series at ICICI Prudential AMC. Today we have with us Mr. Mitul Kalavadia, who is the Senior Fund Manager at ICICI Prudential AMC, and we are going to discuss everything about ICICI Prudential AMC Equity and Debt Fund. तो आज के वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस पूछने वाले अबाउट मार्केट्स, इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हाइब्रिड फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है, एंड वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट हिमसेल्फ. सो मितुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू सो मच. सो जिनको आपके बारे में नहीं पता है, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओगे, एंड हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Journey is like I started in 2006 with this company, and into various roles. So I started on the finance side, then moved into research. From research, as a research analyst, slowly over a period of time, co-fund manager, from co-fund manager to managing different funds. So, and in that journey, I've managed various styles of funds. So there has been a time where I have looked at counter cyclical style जो होती है वैसे टाइप के फंड देखे हैं. कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के स्टाइल इज़ माई मेजर स्टाइल टुडे, एंड उसके साथ साथ थीमेटिक इन्वेस्टिंग सीखी है, मिड कैप स्मॉल कैप्स देखते हुए. सो ब्रॉडली डिफरेंट स्टाइल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड फ्रॉम एनालिस्ट टू फंड मैनेजर. तो आप कितने साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हो? 2008 से टिल टुडे, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 18 years. 18 years today. वाओ. एंड आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू किया है. Yes. सो आपके सीए जर्नी के बाद लाइक यू इमीडिएटली जॉइंड आईसीआईसीआई एएमसी? जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट जॉब आफ्टर 2005 के बाद यहाँ पे पहली बार ज्वाइन किया है. सो इनटू फाइनेंस टीम, फिर फाइनेंस टीम से रिसर्च में मूव किया था 2008. तो आपने बताया आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू किया है. आई हैव आल्सो परस्यूड सीए, एंड वो कोर्स ने बहुत चीज़ें सिखाई है मुझे भी. तो सीए से आपने ऐसा क्या सीखा है जो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में डे टू डे अप्लाई करते हो? सबसे पहले तो बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज कैसे देखना. कैश फ्लोज में क्या होता है कि एक कंपनी की जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप उसके बिजनेस को समझ रहे हैं और एक आप उसकी बैलेंस शीट को समझने की ट्राई कर रहे हो. तो उनके प्रॉफिट्स कैसे कैश फ्लो में कन्वर्ट होके आते हैं, वो एक जो बात है वो एज अ सीए कोर्स का जो करिकुलम था वहाँ से एक वो एंगल है. दूसरा एंगल है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज के कैसे लॉज होता है और वो कैसे बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो वो एक फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस है जो काम आती है. सो आई एग्री. आई थिंक नंबर्स का जो पूरा रेशियो एनालिसिस है, नंबर्स कैसे पढ़ना, आई थिंक दैट इज समथिंग विच सीए टीचर्स यू, विच इज हेल्पिंग यू इन योर रिसर्च, इन योर फंड मैनेजमेंट जर्नी. तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात करते हैं जो आप मैनेज करते हो. एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओगे कि ये फंड होता क्या है और ये फंड कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है? सो इक्विटी एंड डेट फंड जो है ये एक इसकी पोजीशनिंग अगर सोचे जाए तो ऐसे है कि एक आप फुल्ली इन्वेस्टेड लार्ज कैप या फुल्ली इन्वेस्टेड फंड की तरह आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के सामने एक्सपेक्ट करेंगे, बट विथ अ वॉलेटिलिटी विच शुड बी लेस. और क्यों ऐसे होना चाहिए और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी 100% इक्विटी फंड होगा तो लॉन्ग टर्म में वो मिक्स फंड से या हाइब्रिड फंड से बेटर ही करेगा. ये एक जनरल पॉपुलर कंसेप्शन होगा माइंड में, बट ये ट्रू नहीं है. और ये होता है इसके लिए क्योंकि वॉलेटिलिटी जो मार्केट की होती है वो मिक्स फंड्स, जैसे यहाँ पे 80% मैक्सिमम इक्विटी होता है, तो 65 से 80% इक्विटी हो सकता है, और
प्योर इक्विटी फंड के सामने ये फिर भी रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड जनरेट कर पाते हैं। उसका रीज़न है वॉलेटिलिटी। सो मार्केट्स में जब भी बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप एक काउंटर सिक्लिकल तरीके से आप अपना इक्विटी कम कर रहे हैं, आप अपना इक्विटी बढ़ा रहे हैं। तो जब भी आप अपना बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, वो एक रिटर्न कैप्चर कर रहा है और आपकी वॉलेटिलिटी को कम कर रहा है। सो लॉन्गर टर्म रिटर्न्स आपके मोर और लेस सेम आ जाते हैं, बट आपके वॉलेटिलिटी फंड की काफ़ी कम हो जाती है। सो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा कि जो लॉन्गर होराइजन से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एंड डजंट वांट टू चेंज फंड्स डेली बेसिस, कि भाई खुद को टाइमिंग नहीं करना है कि कब हमको मार्केट से निकलना है, कब हमको मार्केट में आना है। सो एक कॉशियस अप्रोच है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, लॉन्गर जर्नी है, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी सूटेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आप बोल रहे हो 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, Yes. तो बाकी का जो लेट्स से 20 to 35% जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। डेट रीड्स इनवीड्स वगैरह वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। ओके, एंड इसमें सो जस्ट टू सिंप्लीफाइड फॉर द ऑडियंस, तो 65 to 80% एलोकेशन स्टॉक्स में होगा, इक्विटी स्टॉक्स Equity ऑफ stocks. कंपनीज, एंड देन बाकी का लेट्स से डेट, सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो आपने बताया, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट। एंड इसके आपके हिसाब और से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो डेट में आ जाएगी। एंड टिपिकल लाइक 5 to 7 years या 10 years का होल्डिंग लोगों के दिमाग में होना चाहिए इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। यस, तो जितना लंबा होराइजन आपका है उतनी मार्केट साइकिल्स आप ज़्यादा देख पाएंगे, और जितनी मार्केट साइकिल्स देख पाएंगे तो ये फंड की जो पोजीशनिंग और जो आउटकम है उसके वो फीचर्स आप उसके देख पाएंगे कि ये कैसे यूजफुल है। सो एट प्रेजेंट आपने कितना परसेंटेज कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट किया है बिटवीन इक्विटी, डेट, रीट्स, इनविट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? सो तकरीबन अराउंड 73-74% इक्विटी होगा, और बैलेंस दोनों डेट और रीट्स इनविट्स वगैरह के बीच में होंगे। ओके, एंड इसका अभी क्या रैशनल है कि आपने 73% इक्विटी में डाला है एंड 27% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला हुआ है? बेसिकली हम लोग इसमें कैसे सोचते हैं कि जो इक्विटी प्रोपोर्शन है वो मार्केट के वैल्यूएशंस के साथ हम चेंज करते हैं। सो एक वैल्यूएशन है और एक अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये दो के कॉम्बिनेशन से हमको पता चलता है कि यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ाना है या रिस्क कम करना है। सो जब भी रिस्क बढ़ाना है तभी इक्विटी लेवल बढ़ाते हैं ग्रेजुअली, और जब भी वैल्यूएशंस बहुत ओवर वैल्यूड लगते हैं, मार्केट में रिस्क ज़्यादा लगता है, तब हम अपना इक्विटी लेवल को कम कर देते हैं। सो आज अगर देखें तो वैल्यूएशन वाइज मार्केट्स आर रीजनेबली वैल्यूड इन द लार्ज कैप्स टाइप्स, एंड ग्रोथ क्योंकि एक वॉर के कारण से, क्रूड का शॉक आने के कारण से, सो देयर वाज सम शॉक इन द इकोनॉमी, तो वो शॉक के बाद इकोनॉमी जनरली टेंड्स टू रिकवर, और वो रिकवरी के साथ इक्विटी रिटर्न्स का एक स्कोप है कि यहाँ से एक बार एक राउंड ऑफ इक्विटी रिटर्न्स आएंगे। वो थॉट प्रोसेस के साथ इसके लिए थोड़ा सा हायर इक्विटी रखा हुआ है कंपेयर टू लोअर इक्विटी जो 2 साल पहले हमने किया था। आज थोड़ा सा हायर इक्विटी रखे हैं। और आपने बताया कि रीजनेबल वैल्यूएशंस आपको लग रहे हैं एट दिस लेवल, सो आपको क्यों लगता है कि वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, एंड व्हाट्स योर व्यू कि क्या हो सकता है इक्विटीज में? आज देखें कहाँ पे इकोनॉमी है। सो लास्ट ईयर जीएसटी कट, उसके पहले टैक्स कट, तो ये दो स्टिमुलस के बाद इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी चल रही थी। सडनली देयर वाज वॉर, एंड वॉर के कारण से क्रूड प्राइस ऊपर चले गए, और क्रूड प्राइस के वजह से शॉक आया था इकोनॉमी में। सो टू सम पॉइंट एक थोड़ा सा जो ग्रोथ रिकवरी फेज जो चलने वाला था, वो ग्रोथ रिकवरी फेज को एक बम्प या स्पीड ब्रेकर टाइप आ गया बीच में। नाउ अगेन इट विल कम बैक ऑन दैट ट्रेजेक्टरी। अगर आप कुछ कुछ सेक्टर्स के डेटा देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि द रिकवरी और ग्रोथ इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो विच गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि अगेन इकोनॉमिक रिकवरी विल कम बैक। सो अर्निंग्स ग्रोथ आपके अच्छे आ जाएंगे वापस। अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे तो वैल्यूएशंस जो है, अगर लास्ट 3-4 साल के या 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक जो 24 में हायर वैल्यूएशन गया था, वो वैल्यूएशन का जो एक्सेस था वो निकल गया है, और आज नॉर्मलाइज हो गए हैं वैल्यूएशंस। सो अर्निंग्स एंड जब भी वैल्यूएशंस आपके नॉर्मल हो तो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ आपके मार्केट रिटर्न्स सिमिलर ट्रैक करने लगेंगे, एंड दैट इज़ द होप। सो दैट इज़ वेयर के हमको लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशंस है, और यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ रिटर्न आ सकते हैं। मैं एक्चुअली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट भी पढ़ रहा था, एंड उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन zone, और रेड जोन करके correct, कॉन्सेप्ट होता है, एंड correct. वहाँ पर जहाँ पर भी जो ईयर में वो अगर ग्रीन जोन में है, तो इट मीन्स दैट इट्स अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। Yes. तो अभी एक बार आप एक्सप्लेन करोगे कि वो जोन्स कैसे बनाते हैं,
एंड एट प्रेजेंट कौन से जोन में लाइन है? सो वो जोन्स है, हम वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज उसमें यूज़ करते हैं प्राइमरीली, और वैल्यूएशन के बेस पे उस जोन्स का डिसीजन आता है कि, और एंड हिस्टोरिकल लॉन्ग रेंज डेटा देखा हुआ है कि हिस्टोरिकल क्या रेंज में मार्केट्स मूव करते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको पता है कि पीक वैल्यूएशन के पास आपको रेड जोन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन पीक है, तो रेड जोन है। रेड जोन का मतलब होता है कि आप अपना इक्विटी लेवल कम करें, और ग्रीन जोन का मतलब होता है कि आप अपना इक्विटी लेवल बढ़ा दें। सो जब भी वैल्यूएशंस करेक्ट होते हैं, वैल्यूएशंस दो तरीके से करेक्ट होते हैं, एक तो प्राइस करेक्शन हो जाता है तो होता है, या फिर कई बार टाइम करेक्शन हो जाता है कि मार्केट रेंज बाउंड है काफ़ी टाइम से, और आपकी अर्निंग्स और बुक वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो आपके जैसे ही अर्निंग्स और बुक वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट सेम रेंज में है, तो आपके वैल्यूएशंस घट रहे हैं। सो वो फार्मूला में जब भी वैल्यूएशंस आपके कम हो जाते हैं और अट्रैक्टिव जोन में आ जाते हैं, तो ऑरेंज इज़ मिडिल जोन और ग्रीन इज़ वेरी अट्रैक्टिव जोन। सो जनरली कोविड के बाद या कोई बड़े मार्केट करेक्शंस के बाद वैल्यूएशंस जब भी बहुत चीप होते हैं, तो वो ग्रीन जोन बताता है। ऑरेंज जोन में क्या होता है कि मार्केट हमेशा कभी भी स्टेबल तो रहती नहीं है, तो कई बार एक्सेस हो जाती है, कई बार बहुत आइदर बहुत चीप या बहुत एक्सपेंसिव, तो दोनों तरफ का एक्सेस आता है, और वो एक्सेस के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट चलती है। जैसे 2024 में जो मार्केट्स के पीक बने थे, निफ्टी जो 26,200 के आसपास गई थी, आज 2 साल से वही रेंज में घूम रही है। तो एक बॉटम बनाया, एक रेंज टॉप बनाया, और टॉप और बॉटम के बीच में वो ऑसिलेट कर रही है। तो जैसे ही ऊपर नीचे जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो रेंज बाउंड में रहते हैं, तभी वो ऑरेंज जोन में दिखाते हैं कि कभी करेक्शन आया छोटा मोटा, तो ऑरेंज जोन में नीचे की तरफ आ जाएगा, जहाँ पे अट्रैक्टिव जोन होता है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना है। रिटर्न शायद एक्सपेक्टेशंस कम रखने हैं, नियर टर्म रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं होंगे। सो ग्रीन में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, जब भी आप ऑरेंज पे बाय कर रहे हैं तभी आपके मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होंगे, और रेड में आइदर नो रिटर्न या फिर लॉस के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। सो दैट्स ब्रॉड इंडिकेटर, ये जो हम अपने फैक्ट शीट में ये जो डालते हैं वैल्यूएशन इंडिकेटर, दैट इज़ एज एन इन्वेस्टर आप कैसे अपने पोर्टफोलियो में क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, या क्या आप अपेक्षा रखनी चाहिए या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, वो एक आपको सेट करने में हेल्प करेगी। तो एट प्रेजेंट अभी कौन से जोन में है? सो एट प्रेजेंट अभी ऑरेंज जोन में है। ओके। सो दैट इज़ वेयर इट इज़ इन अ मॉडरेट रिटर्न। मॉडरेट रिटर्न के साथ साथ कई बार वॉलेटिलिटी होती है। सो मॉडरेट रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी इज़ द व्यू। आज हमारा व्यू है कि अगले 12 से 24 महीने मार्केट मॉडरेट रिटर्न्स देगी एंड विथ वॉलेटिलिटी। सो देयर इज़ ऑल्सो कभी शायद ऊपर चले जाएगी 15%, फिर वापस एक करेक्शन आएगा। सो एक वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी मार्केट में। सो वोलेटिलिटी क्यों रहेगी इतनी ज़्यादा? इज इट बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्राइमरीली? मल्टीपल फैक्टर्स है। सो एक फैक्टर जो है वो होता है कि जब भी आपके वैल्यूएशन रीजनेबल है और एकदम चीप है, जब भी चीप होता है तभी वॉलेटिलिटी की स्कोप कम होती है और वहाँ से रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। आप रीजनेबल जोन में क्या होता है कि कई बार जैसे मैंने कहा कि मार्केट ऑसिलेट कर जाता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गए तो बहुत ज़ोर से ऊपर चली गई, तो बहुत ज़ोर से ऊपर चली जाएगी तो फिर वापस एक थोड़ा सा ग्रेविटी का जैसे कंसेप्ट फोर्स है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगी टू अ लेवल जहाँ पे आपकी अर्निंग्स और वैल्यूएशन सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आके फिर वापस से वहाँ से रिटर्न देंगे। सो वॉलेट एक वो है। दूसरा, यूएस मार्केट में जो जिस हिसाब से एआई स्टॉक्स के सिक्लिकल, सो ये सब स्टॉक्स और कुछ कुछ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स वगैरह की अर्निंग्स जो है वो सिक्लिकली हाई है। वो अर्निंग्स जो सिक्लिकली हाई है उन पे हाई वैल्यूएशन है, तो वो मॉडरेट हो सकते हैं। सो कैन देयर बी सम करेक्शन इन द ग्लोबल एआई ट्रेड, एंड वो अगर ट्रेड अनवाइंड होगा तो देयर इज चांस के थोड़ा सा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में उसकी वजह से वॉलेटिलिटी आएगी। तो सिक्लिकल स्टॉक्स बेसिकली ये होते हैं जहाँ पर अलग अलग साइकिल्स में द स्टॉक्स विल परफॉर्म आइदर गुड और बैड, एंड सिक्लिकल स्टॉक्स में बेसिकली एक साइकिल, अगर यू इफ यू आइडेंटिफाई द बॉटम ऑफ द साइकिल एंड इफ यू प्ले दैट साइकिल देन यू मेक मनी इन दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो इसमें हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि जैसे अगर एआई स्टॉक्स का या सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का एग्जांपल ले, तो अभी साइकिल कौन से स्टेज पे चल रही है, एंड हाउ डू यू टेक अ पोजीशन कि अभी बॉटम ऑफ द साइकिल है एंड इस पे रैली करना चाहिए? एक्चुअली 2018 से 20 में कुछ कुछ स्टॉक साइकिल्स जो इक्विटी एंड डेट फंड में हमने देखे थे उसके एक एग्जांपल्स दूंगा। सो 2018 टू 20 में हमने पावर स्टॉक्स में बहुत सिक्लिकली, क्योंकि हमको लग रहा था कि दे आर एट द बॉटम, एंड वहाँ से उनमें बहुत लॉन्ग टर्म साइकिल इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप था। तो वहाँ पे एनालिसिस ऐसे थे कि 2000 से ये
सेक्टर की साइकिल लंबी होती है, 20 साल की होती है। सो एक 2000 से 2010 तक एक अप साइकिल चली थी जहाँ पे पावर की डिमांड वर्सेस सप्लाई में शॉर्टेज थी। सो डिमांड वाज हायर देन द सप्लाई, और वो चीज़ को करेक्ट करने को, क्योंकि पावर प्लांट्स के तभी थर्मल पावर प्लांट्स होते थे, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते थे। तो थर्मल और हाइड्रो को जनरली 7-8 साल से 10 साल 15 साल तक का टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में। तो जब भी अगर आपके पास शॉर्टेज अगर आई है, तो वो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए आपको लॉन्ग साइकिल लगते थे। तो वहाँ पे वो सेक्टर की साइकिल लॉन्ग होती थी, और 2014 में उसकी ओवर सप्लाई हो गई। 2014 से 2021 तक 22 तक ओवर सप्लाइड रही, और उसके बाद मार्केट बैलेंस हो गया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड मार्केट विल बी इन अ स्लाइटली शॉर्टेज टू एन ओवर सप्लाई। तो कुछ कुछ सीजन्स हो गए, जैसे समर सीजन्स वगैरह होंगे, वहाँ पे पावर की शॉर्टेजेस थोड़ी सी रहेगी। और वो शॉर्टेजेस की वजह से क्या होता है कि आपके सिंपल बिजनेस इकोनॉमिक्स में बात बात करें तो जब भी कोई चीज़ की शॉर्टेज होती है तो दाम बढ़ जाते, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। सो अगर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, तो दैट इज़ व्हाट यूज हो। तो 2018-20 में हमने पावर सेक्टर में ये एक बॉटम साइकिल देखी। दूसरी हमने टेलीकॉम में देखी थी, जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई था, और कंपटीशन बहुत हाई होने के कारण प्राइसेस बहुत लो थे। तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा टाइम था, बट कंपनीज अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे उन पे जो नॉर्मलाइज रिटर्न या एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न थे वो भी नहीं बना रहे थे। सो जो भी 14-15% अगर उनको आरओई बनाना था तो वो बना नहीं पा रहे थे। सो ऐसे में क्या होता है कि कोई नया प्लेयर आएगा नहीं इंडस्ट्री में, और धीरे धीरे जैसे ही कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, डिमांड बढ़ते हैं, यूसेज बढ़ेगी, तो वैसे वैसे धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने की अपेक्षा थी। सो वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत सस्ते थे, प्लस एक में कंपटीशन का इशू था, एक में साइकिल बॉटम पे थी, सरप्लस था। तो ऐसे आप सिक्लिकल स्टॉक्स में बॉटम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर और वैसे हमने 4-5 और सेक्टर, 3-4 और सेक्टर देखे थे, जैसे मेटल्स बॉटम पे था, ऑयल एंड गैस था। सो ये 3-4 सेक्टर थे जहाँ काउंटर सिक्लिकली बिटवीन 2018 टू 20 ये सब बैड साइकिल में गए थे, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते थे। तो आप उस टाइम पे एक बहुत ही हाई वेटेज ऑफ द पोर्टफोलियो लेते हैं, स्क्यूड बेट्स, और देन फिर अलग अलग साइकिल सेक्टर्स की अलग अलग साइकिल होती है। जैसे मेटल्स जो थे वो 2021-22 में बहुत ज़ोर से ऊपर गए। पार्ट ऑफ इट, एक तो नॉर्मलाइज्ड, जैसे ही इकोनॉमी पोस्ट कोविड ओपन हुई तो डिमांड ज़ोर से आई, और डिमांड ज़ोर से आई तो उनमें प्राइसेस वापस ऊपर आ गए। एट द सेम टाइम रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जिसकी वजह से भी प्राइसेस ग्लोबली कमोडिटीज़ के ऊपर गए थे। सो जब भी वो ऊपर गए थे तो तभी काफ़ी सारे कमोडिटीज़ के प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए थे। सो ऑल टाइम हाई जब भी अर्निंग्स होती है या प्राइस होते हैं, तभी आप उस पे वैल्यूएशंस को ऑल टाइम हाई नहीं दे सकते, तभी आपको कंजर्वेटिव टर्न करना है। तो हमने अपना मेटल्स का जो एलोकेशन है तभी वहाँ पे हमने उसको रिड्यूस किया था। सो ये काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग आप ऐसे करते हैं कि आप बॉटम साइकिल ढूंढिए, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो तभी इन्वेस्ट करिए, और जब भी एक्सेस हो जाता है तभी आप अपना रिड्यूस करिए पोर्टफोलियो एलोकेशन। पावर स्टॉक सिमिलरली 2024-25 में हमने रिड्यूस किए थे। टेलीकॉम स्टॉक्स को भी 24 में हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया था। सो अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग साइकिल थी। तो वैसे आप सिक्लिकल्स में देख सकते हैं। टुडे एआई की जो अगर आप साइकिल देखें तो एआई एज अ थीम कंटिन्यू करेगा वर्ल्ड में, क्योंकि ये इंटरनेट की तरह एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका यूजेज बढ़ने ही वाला है। बट वो जो उसका यूजेज बढ़ेगा, नॉट नेसेसरीली इसका मतलब ये है कि सारे स्टॉक्स उसके सेम अच्छा करते हैं। सो आप देखेंगे तो टेलीकॉम का भी आप देखेंगे तो लैंडलाइन से लेके मोबाइल फ़ोन 2G, 3G, 4G, 5G, राइट? सो टेलीकॉम यूसेज बढ़ते गए हैं, स्मार्टफ़ोन आए, डेटा यूसेज बढ़ता गया, बट स्टॉक्स इन बिटवीन कई बार नहीं अच्छे करते। उसका रीज़न होता है कि आप कई बार कॉम्पिटिशन का इशू हो जाता है, कई बार डिमांड सप्लाई में जो जो डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई आ जाती है तो प्राइस नीचे आ जाएंगे। सो स्टॉक्स में ये वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी, एआई रिलेटेड भी, बट एज अ थीम वो अच्छा करेगा। सो थीम में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉक्स वॉलेटिलिटी आ सकती है जो आज मार्केट उनमें अपेक्षा नहीं कर रहा है। मार्केट को लगता है कि ये वन वे ही जाएगा, और मार्केट की अपेक्षा है कि ये शॉर्टेज ही रहेगी चिप्स वगैरह की, मेमोरी वगैरह की, एंड उसके वजह से ये सेक्टर बहुत ही अच्छा करते रहेगा। तो पर जब भी वन साइडेड एक कंसेंसस व्यू हो जाता है, तभी एक कॉन्ट्रेरियन स्टाइल की स्कोप होती है कि जब भी बहुत ज़्यादा वन साइडेड स्क्यूड बेट होती है, और अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आई तो ये स्टॉक्स या ये सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है।
और अगर इनके साथ अगर इन्वेस्टर्स ने लेवरेज लेके इन्वेस्टिंग किया हुआ होता है तो वो वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है, बिकॉज वो लेवरेज आपको बहुत ज़ोर से हर्ट करता है, आप उसको काटने जाते हैं तो बहुत पैनिक एंड शार्प रिएक्शंस आते हैं। सो वो शार्प रिएक्शन जब भी कोई एक सेक्टर में या बड़े सेक्टर्स में आता है तो उसका वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट मार्केट पे भी आने का स्कोप रहता है। अभी आपको कौन सा लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बॉटम ऑफ द साइकिल पे इन 2026? सो देर आर कुछ कुछ कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स सेगमेंट्स है जहाँ पे साइकिल थोड़ी सी अभी बॉटम के तरफ है, बट टुडे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस उतने रीजनेबल या चीप नहीं है जो 2018 से 20 में हम कुछ कुछ सेक्टर्स में देख पा रहे थे। बैंकिंग एक अनदर सेक्टर है जो टुवर्ड्स बॉटम एंड ऑफ एक मिनी साइकिल पे है। इनमें कोई आज बहुत नेगेटिव साइकिल नहीं है, बट एक मिनी साइकिल थी कि जहाँ पे उनके अर्निंग्स ग्रोथ थोड़े से मॉडरेट हुए थे, और वो मॉडरेट होने के बाद अभी यहाँ से क्रेडिट साइकिल इम्प्रूव हो रही है। तो क्रेडिट साइकिल इम्प्रूव होने के साथ साथ उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो एक बैंकिंग है और दूसरे कुछ सेगमेंट्स ऑफ कंज्यूमर है, जैसे QSR वगैरह है, कुछ जैसे शूज़ है, वैसे कुछ कुछ सेगमेंट्स है जो जहाँ पे टूवर्ड्स साइकिल आज ख़राब है। कई जगह पे डिमांड का इशू है, कई जगह पे कंपटीशन का इशू है। सो वन और द अदर वे साइकिल थोड़ी सी वहाँ पे ख़राब है। तो शूज और QSR में क्या एग्जैक्टली चल रहा है, लाइक व्हाट्स योर थीसिस है? सो QSR में ऐसा है कि कंपनीज ने बहुत फास्ट एक्सपांशन मोड में गए थे, और वो एक्सपांशन मोड की वजह से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगी, वो नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा एक पैच है जहाँ पे वो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है। कुछ कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग वर्सेस कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू जो होती है वो नहीं दिख रही है। तो वो कुछ कुछ कंपनी स्पेसिफिक और एकदम बॉटम अप सेगमेंट है। शूज़ में इन जनरल थोड़े से सप्लाई साइड का इशू था, सो देयर वाज अ लॉट मोर सप्लाई, चेंज इन रेगुलेशंस था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्टेशन। तो उस वजह से थोड़े से कंपनीज को अपनी इन्वेंटरी की कॉस्ट करेक्शन करनी पड़ी थी, तो उस वजह से उनका ओवरऑल ग्रोथ हैज़ बिन स्लाइटली म्यूटेड। तो वहाँ पे वैसे इशू है। सो इट्स नॉट, एंड ऑल्सो कंपटीशन थोड़ा सा इम्पोर्ट्स का एक पॉइंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट था, तो आज इम्पोर्ट्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है। और कौन से ऐसे सेक्टर्स हो गए जो आपको लग रहा है टॉप ऑफ द साइकिल पे? टॉप ऑफ द साइकिल में जैसे AI रिलेटेड में थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम AI के साथ साथ उनका AI का केपेक्स रिलेटेड जो भी कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स है, उनमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना ज़रूरी है। सो AI का कैपिटल गुड्स स्टॉक्स यानी लाइक क्या होता है एग्जैक्टली? सो जैसे अपने बात की कि जो AI रिलेटेड है, तो AI रिलेटेड में क्या हो गया कि हार्डवेयर रिलेटेड डिमांड बहुत ज़्यादा है। नाउ हार्डवेयर के साथ साथ आपके डेटा सेंटर्स वगैरह है, तो उनके क्रिएशंस के लिए ग्लोबली कैपेक्स किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़ोर से डिमांड आ रही है कंप्यूटिंग की। तो कंप्यूटिंग की हार्डवेयर क्रिएट की जा रही है, उनके साथ साथ वो करते करते आपको पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो आपको सस्टेनेबल पावर क्रिएट करना है, तो पावर के जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है उनको एक अच्छा सा टेलविंड मिला है कि जहाँ पे ग्रोथ ये AI रिलेटेड ग्रोथ के साथ उनका भी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सो अगर कुछ रीज़न की वजह से अगर AI रिलेटेड एग्जीक्यूशन में वॉलेटिलिटी आएगी, तो ये स्टॉक्स भी उनके साथ ऊपर गए हैं। इनके वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो एक्सपांड हुए हैं। बिजनेस में शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट ग्लोबल AI स्टॉक्स के वैल्यूएशन के साथ इनका वैल्यूएशन भी कंप्रेस हो सकता है। सो इफ़ आई कैन जस्ट एक्सप्लेन टू द ऑडियंस, तो कोई भी AI टूल में हम क्वेरी डालते हैं, तो दिस क्वेरी इज़ बेसिकली गोइंग एट अ डेटा सेंटर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो GPUs जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ऑल, वो सब स्टोर्ड है जहाँ पर से डेटा मुझे मिलता है, एंड देन दैट GPU in a data center is like running because of electricity power, which is helping me get answers to all my queries within seconds. So the value chain basically here is कि AI यूज करने से पावर, इलेक्ट्रिसिटी, डेटा सेंटर्स, मेमोरी चिप्स, ये सारे नीडेड हो गए, इसीलिए उनका बेसिकली टेलविंड आएगा वो सेक्टर में, राइट? करेक्ट। यही चीज़ पहले जो आप गूगल सर्च पे नॉर्मल सर्च करते थे, तो उसका वो एक आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता था। फिर आपको अपने ब्रेन को यूज़ करके या बुद्धि को यूज़ करके आप अपने फ़िल्टर करके आप सारे ऑप्शंस को देख के उसमें से आप सिलेक्ट करते थे। अभी AI क्या करता है कि वो चीज़ प्रोसेस करके एक आपको आंसर देता है। तो शॉर्ट आंसर लंबे हो गए, और वही चीज़ को जो सर्च करके उसको एक आपको जो फॉर्मेट में वो जवाब दे रहा है, वो फॉर्मेट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। राइट। सो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर सर्च एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है AI वर्सेस नॉर्मल गूगल सर्च में।
मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर ये भी मेंशन किया था दैट द केपेक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल एंड मेटा, दीज फोर कंपनीज ओनली, टोटल सब मिला के इज क्लोज टू लाइक 700-800 बिलियन डॉलर्स इन 2026, एंड ये नंबर हैज़ बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम द लास्ट 4 years every single year. And all these companies and giants are like investing a lot in R&D as well as capital expenditure when it comes to AI. यस, क्योंकि उनको अपने कैपेसिटी, ये सारे जो प्रोसेसर्स डाल के उनको जो कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो एक तो अपने वो LLM बेसिकली जो बोलते हैं, या जो Large मॉडल language है, models. लार्ज लैंग्वेज मॉडल या जो AI के मॉडल्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो ट्रेन करने के बाद उसकी जो डिमांड आती है यूजेज की, उसके लिए आपको क्लाउड चाहिए, उसके लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, उसके पीछे भी वो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। Right. In your past experience of 18 years of investing, ऐसे कोई कॉल हुआ है जहाँ पर आपको लगा था कि ऐसे होना चाहिए था बट इट डिड नॉट गो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, और एनी मिस्टेक्स और एनीथिंग दैट यू थिंक कि हाँ ये हमारे हिसाब से नहीं चला? हैज देयर बीन अ सिचुएशन लाइक दिस? यस, सो एक अर्ली डेज में व्हेन आई यूज्ड टू बी एनालिस्ट और को फंड मैनेजर, तो तभी मैंने देखा था कि न्यूज़पेपर कंपनीज, दे वर, उनके बहुत अच्छे आरओई थे और तभी उनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही थी। तो तभी ऐसे लगता था कि इनके इतने अच्छे आरओई है, इतनी अच्छी ग्रोथ है, तो ये इतने वैल्यूएशन पे क्यों होने चाहिए। तो तभी ऐसा था कि ये वैल्यूएशंस ऊपर चले जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज़ उसका कम होने लग गया, आज भी पेपर ज़ीरो नहीं हुआ है, बट उसकी जो ग्रोथ है वो चली गई। तो जब भी कोई सेक्टर हाई ग्रोथ या मॉडरेट ग्रोथ से ज़ीरो ग्रोथ चले जाता है, तो उसकी वैल्यूएशंस बहुत ज़ोर से कंप्रेस हो जाती है, और वो कंप्रेशन इतनी शार्प होती है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, वो बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो कई बार वो सेक्टर से बहुत जल्दी निकल जाना या अपना एलोकेशन इन्वेस्टमेंट्स का जल्दी कम कर देना बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि अगर वो रिकवर नहीं होंगे तो ये स्टॉक्स कंटिन्यूसली वहीं पे के वहीं रहेंगे। और इंडियन मार्केट्स जनरली कैसे कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ग्रोथ आते रहती है, दूसरे सेक्टर में ग्रोथ आएगी, आपके ये स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं आएगी, तो आपके जो वैल्यूएशन यहीं पे रह जाएंगे और वो आगे चले जाएंगे, तो आपका जो अल्फा लॉस है वो बहुत बढ़ जाता है। राइट, एंड इसमें फिर इन योर लाइक पास्ट एक्सपीरियंस एज सच, तो इसके अलावा लाइक हैज देयर बीन अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ट कि कोई एक सेक्टर पे आप बुलिश थे एंड देन वो सेक्टर प्ले आउट नहीं हुआ? सो ऐसा तो कई बार होता है कि जैसे जब भी काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग आप करते हैं, तो टाइम होराइजन में कई बार इम्पैक्ट आता है। आपको लगता है कि ये सेक्टर या ये साइकिल यहाँ पे बॉटम हो रही है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि पावर का 20 साल की साइकिल है। अब ये अंडरस्टैंडिंग वो 20 साल है या 18 साल है या कभी 16 में ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रिडिक्ट होता है करना। सो जब भी 2018 से 20 में हम लोग पावर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, तभी हमको लग रहा था, तभी वो साल बॉटम था साइकिल का। बट वो बॉटम 2 साल बाद क्लोज़ हुआ, क्योंकि उसके बाद एक कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से जो आपका 2019 या 20 में बॉटम लग रहा था, वो 2021-22 तक चल गया, क्योंकि डिमांड थोड़ी-सी कम हो गई और वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा था, तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ भी कम चल रही थी, डिमांड ही कम थी, तो पावर सरप्लस और 2 साल चल गया। 2 साल और चल गया तो आपके क्या होता है कि स्टॉक्स कई बार थोड़ा-सा लंबा समय लेंगे जो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करने के लिए। सो इसके लिए आपको थोड़ा-सा वो फ्रेमवर्क रखना होता है कि आप कैसे साइज़िंग को कैसे चेंज करेंगे। आप अगर डाउन साइकिल में देख के एक ही दिन में सारा इन्वेस्टमेंट और साइज़िंग कर लेंगे, तो ये आपको हर्ट करेगा। सो इसके लिए आपको अपनी साइज़िंग को थोड़ा-सा टाइम देना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना है, rather than at one go. वो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्निंग रही है बाय लुकिंग एट सिक्लिकल Right. सेक्टर्स। इसमें व्हेन यू लाइक इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड कंपनीज इन इंडिया, तो क्या ऐसे 3-4 पैरामीटर्स होते हैं कि आप ये देखते हो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो सबसे पहला पैरामीटर तो बिजनेस होता है। अ, आप देखते हो कि कौन से बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और जो वो बिजनेस में आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना एक्साइटिंग बिजनेस है वो बिजनेस, मॉडरेट ग्रोथ वाला बिजनेस है या हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है। और अगर आपने कोई अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लिए कुछ बिजनेसेस जो आज बहुत छोटे से है, बट इनकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, जैसे लास्ट 15-20 साल में अगर हम देखें तो लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन, तो ये सब में जे कर्व था। जब भी शिफ्ट हुए लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पे,
तो पहले थोड़ा से स्लो चले, बट जब भी डिमांड आई तो बहुत ज़ोर से आई। सिमिलरली फूड डिलीवरी एज अ सर्विस पहले होती ही नहीं थी, या बहुत स्मॉल पॉकेट्स में होती थी, कुछ होटल्स अपने नियर बाई एरियाज़ में करते थे। फिर वहाँ से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट्स हुए जहाँ पे लोगों को डिलीवरी आने लग गई, तो फूड डिलीवरी देन सडनली बहुत ज़ोर से जे कर्व आए। तो वैसे आप फास्ट ग्रोथ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं अर्ली स्टेज पे। सेकंड होता है कि आप क्योंकि खाली पोर्टफोलियो इन सेक्टर से नहीं बनाया जा सकता है, तो आप क्या करते हैं कि ओवरऑल मॉडरेट ग्रोथ सेक्टर्स को भी देखते हैं कि जिनकी ग्रोथ मैच्योर हो गई है, या ग्रोथ इकोनॉमी से थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी, बट नॉट लाइक अ क्विक कॉमर्स की तरह, या फूड डिलीवरी की तरह, बट स्टिल बेटर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आपकी जीडीपी ग्रोथ से 1.5 टाइम 2 टाइम्स ग्रो कर रहे हैं। सो मॉडरेट ग्रोथ वाले सेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करके उनमें कहाँ पे अच्छे आरओई है, बैलेंस शीट किन कंपनी की अच्छी है। सो पहले बिजनेस मॉडल, फिर आप बैलेंस शीट्स वगैरह देखते हैं कि आरओई वगैरह क्या है। एंड थर्ड एंड सेकंड वुड बी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, कि आप जिन बिजनेस के एक ही सेक्टर के अंदर 3 डिफरेंट कंपनीज, 3 डिफरेंट मैनेजमेंट होंगे, और तीनों डिफरेंट मैनेजमेंट की तीनों उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है। तो उनके कैपेबिलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूशन जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है, उनके साथ आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरे में आप थोड़ा सा कम रखेंगे इन्वेस्टमेंट, या उनको अवॉइड करेंगे। सो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी दूसरी है। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि उससे आपकी बैलेंस शीट का शेप पूरा चेंज हो जाता है, और बैलेंस शीट आपकी सबसे बड़ी लिमिटिंग फैक्टर होती है ग्रोथ की। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, आप कंटिन्यूसली हाई ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं है, तो हाई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और थर्ड आती है जो है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस इज़ एक तरीके से इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है। सो वैल्यूएशन दो चीज़ है, एक साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग है, और उसमें एक आर्ट भी है। साइंस पार्ट आपको बताता है कि ये ग्रोथ और ये आरओई के साथ ये वैल्यूएशन आप दे सकते हैं। जो आर्ट पार्ट है वो आपको बताता है कि ये ग्रोथ अगर इतने टाइम तक ज़्यादा रहेगी, तो पहले इनको इतना ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, और जब भी ग्रोथ उनकी चली जाती है, तो आपको वो आर्ट बताएगा कि आपको प्रीमियम की जगह पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको पहले निकलना है। सो वैल्यूएशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स के कस्टमर्स इन्वेस्टर सेंटीमेंट कैसे है। कई बार इन्वेस्टर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे हम एआई की बात कर रहे थे, तो एआई के अगर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो वैल्यूएशन प्रीमियम में रिफ्लेक्ट करेगा। एंड कई बार आप उस कॉल के अगेंस्ट में कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना चाहेंगे कि ये वैल्यू बिजनेस इज़ फाइन, मैनेजमेंट इज़ फाइन, पर वैल्यूएशन बहुत एक्सेस है, सो इनसे दूर रहना ही बेहतर है। सो ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन से ओवरऑल पोर्टफोलियो क्रिएशन में आप सोचते हैं। So valuations, which is the major one. Second is management quality, which includes integrity, and the third is कि business model कैसा है and growth कैसी है as Correct. compared to the GDP growth. And clean balance sheet is very important. जब आप clean balance sheet बोलते हो तो कैसे identify करते हो कि balance sheet of a company is clean or not? कुछ कुछ पैरामीटर्स, जैसे एक तो लेवरेज होता है, बिजनेस में कितना लेवरेज है, Leverage कम यानी कि debt कितना है डेट कंपनी कितना का? है। जो बहुत ज़्यादा डेट है कंपेयर टू अर्निंग्स, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। सेकंड है, आप अपने वर्किंग कैपिटल में कितना कैपिटल इन लोग ने डिप्लॉय किया है। सो अगर आप समझो पूरे साल में 100 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो प्रॉफिट में से कितना कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ। अगर प्रॉफिट से कैश फ्लो कन्वर्जन बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में फंस रहा है, तो वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि आपके उसकी वजह से आपकी आरओई पे इम्पैक्ट आने की संभावना है। कितना होना चाहिए? 60-80%? बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से होता है। कुछ हाई ग्रोथ कंपनीज की क्या होगा कि उनके कैश फ्लोज में पूरे डिप्लॉय हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल में, बट फिर उनके आरओई और ओवरऑल बैलेंस शीट लेवरेज को अगर आप देखेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जितनी ग्रोथ कंपनीज होती है उनके पास इन्वेस्टमेंट्स करना होता है, आइदर केपेक्स करते हैं कुछ सेक्टर्स में, या कुछ जगह पे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो जितनी कम वर्किंग कैपिटल के साथ आप अच्छे आरओई के साथ ग्रो कर पाते हो, उतनी ज़्यादा बेटर बैलेंस शीट है। तो ये थोड़ा सा रिलेटिव टर्म है रेदर देन एन एब्सोल्यूट टर्म। गॉट इट। सो डेट जो है एज कम्पेयर टू अर्निंग्स आपने बताया बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं हो। एंड व्हेन यू से डेट कंपेयर टू अर्निंग्स, तो इसमें लाइक हाउ डू यू कंपेयर? सो अर्निंग्स अगर लेट्स से 100 रुपये एक कंपनी का, तो डेट यूजुअली लाइक कितना होना चाहिए? दैट डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट व्हाट्स एन आइडियल बेंचमार्क? सो जनरली हम लोग डेट टू इबिडा देखते हैं।
सो इबिडा क्या होता है कि इबिडा ये जो होता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। सो वो जब भी आप करोगे तो आपका इबिडा आ जाएगा। तो जो इबिडा है, डेट टू इबिडा 2-2.5 के ऊपर नहीं हो तो बेहतर है। अ, अगर समझो इंफ्रा कंपनीज है तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अदरवाइज जनरली लेस देन 2 हो डेट टू इबिडा, ये रेशियो अगर वैसा हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो एबिटा जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है, अगर वो 100 है एक कंपनी का, तो डेट 200 से 250 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर, करेक्ट। करेक्ट। एंड डेट इक्विटी भी आप देखते हो? डेट इक्विटी देखते हैं बट वो ज़्यादा रेलेवेंट फैक्टर नहीं होता है। वो क्यों? डेट इक्विटी क्या होता है कि कई बार आपका डेट इक्विटी रेशियोज अच्छे रहेंगे, बट अगर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो आपके डेट टू इबिडा जो सर्विसेबिलिटी है, सी आपकी जो डेट की सर्विसिंग करनी है वो प्रॉफिट्स और कैश फ्लो से करनी है। सो इक्विटी जो वैल्यू दिखाता है वो एक स्टैटिक है, वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। बट अगर आपकी उसके बाद अर्निंग्स ही कोलैप्स हो गई है तो वो फैक्टर अगर आप डेट इक्विटी देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट डेट टू इबिडा से आपको बेहतर समझ में आएगा कि आपकी एबिलिटी टू सर्विस कितनी है। या एक और होता है ना, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज तो होता वो है, भी सिमिलर सिमिलर है। सो हम लोग बट जनरली डेट टू इबिडा इज अ बेटर ओके। मैट्रिक्स टू ट्रैक। गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके हिसाब से व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज नेटवर्थ ही शुड इन्वेस्ट इन कैटेगरीज लाइक हाइब्रिड फंड्स, जो इक्विटी और डेट में दोनों में इन्वेस्ट करती है? सी वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स जो कुछ एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद अपने कॉल्स लेते हैं, वो अपना एसेट एलोकेशन खुद डिसाइड करेंगे। जो इन्वेस्टर्स जो अपना स्टॉक्स या अपने फंड्स नहीं डिसाइड करते हैं खुद, या इन्वेस्टर्स जिनके पास समय नहीं है टू चेंज देयर एलोकेशन एक्टिवली एलोकेशन, क्योंकि मार्केट क्या है कि स्टैटिक नहीं है। मार्केट कभी बहुत ज़ोर से ऊपर जाएगी, कभी बहुत ज़ोर से नीचे आ जाएगी, तो वैल्यूएशन बहुत फास्ट कभी कई बार चेंज हो जाते हैं। और वो फास्ट चेंज के साथ आपको अगर रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, आप अगर वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कई बार सेंटीमेंट आपको अफेक्ट करते हैं कि जैसे वॉर वाली सिचुएशन में वैल्यूएशंस नीचे आए थे, बट आपको सेंटिमेंटली लग रहा था कि अभी ये तो वॉर और चलेगी, और चलेगी की वजह से थोड़ा और रुक जाते हैं। तो ये सेंटिमेंट की वजह से आपको जो भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है वो नहीं ले पाते। तो हम क्या करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इन्वेस्टर्स जिनको खुद टाइम नहीं करना है, उनको अपने इमोशंस या आइदर टाइम के कंस्ट्रेंट है कि भाई अपने काम से बहुत फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि इनको अच्छे से स्टडी किया जाए, अगर वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास इमोशंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न इसकी वजह से इम्पैक्ट हो जाता है। सो इसके लिए हमने हाइब्रिड फंड्स की जो कैटेगरीज क्रिएट की है वो इन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। उसमें भी हमारे पास एक रेंज ऑफ फंड्स है, जहाँ पे लो रिस्क हाइब्रिड फंड से लेके हाई रिस्क हाइब्रिड फंड है। इक्विटी एंड डेट फंड जो है वो थोड़ा सा हाई रिस्क हाइब्रिड फंड है, जो इन्वेस्टर्स इवॉल्व हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में, जिन्होंने वॉलेटिलिटी देखी है और उनको समझ में आता है कि वॉलेटिलिटी एक्चुअली इन्वेस्टर्स की फ्रेंड है, नॉट अ एनिमी, जो इन्वेस्टर्स के रिटर्न इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है। सो वो जो समझ पाते हैं उनके लिए हायर इक्विटी वाले हाइब्रिड फंड्स जो है वो बेटर सूटेड है। सो हाइब्रिड फंड्स हर इन्वेस्टर जो एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल है। इसमें क्या होता है कि आपके वॉलेटिलिटी ऑफ द फंड्स कम होती है, तो आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हो। इमोशनली आप इम्पैक्ट नहीं होने के कारण आप एक राइट पाथ ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आप जुड़े रहते हो, और वो जो लॉन्जेटिविटी है उसी से आपकी पूरी कैपिटल बिल्डिंग होती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक बार बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया, बट अगर वो लॉन्ग टर्म में अगर आप कभी मार्केट करेक्शन के रॉन्ग टाइम पे आप निकल गए, या आपने राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट था आपने नहीं कर पाया, और ये हमने कई बार देखा है। 2020 जब भी कोविड आया था तभी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते थे, तभी हमारे जो इंडिकेटर थे वो ग्रीन जोन में आया था। बट अगर आप तभी के इन्फ्लोज देखेंगे म्यूचुअल फंड के वर्सेस आज के इन्फ्लो देखेंगे म्यूचुअल फंड के, तो बहुत डिफरेंट है। सो जनरली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इन अ स्टेबल टाइम ऑफ इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमी का टफ टाइम होता है तभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्कोप कम होता है, और तभी एक्चुअली वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा सही होते हैं। तो हमने हाइब्रिड फंड्स का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ही ऐसे क्रिएट किया कि जब भी अच्छा टाइम होगा तभी इन्वेस्ट किया जाएगा, और जब भी वैल्यूएशंस राइट नहीं है तभी हम आपके लिए थोड़ा सा पैसा साइड में रखेंगे, ताकि जब भी अच्छे वैल्यूएशंस मिलेंगे तो आपके लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बोल रहे हो दैट वोलेटिलिटी इज अ फ्रेंड ऑफ एन इन्वेस्टर एंड नॉट यस। एन एनिमी? नो।
आप कैसे उसको यूज़ करते हैं आपके हम्म। उसके ऊपर है। सो अगर आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी और एज उसके लिए अगर आपने प्लान किया है और अगर वो आपने अच्छे से प्लान किया है तो आप उस वो आपके लिए फ्रेंड हो जाती है। बिकॉज वॉलेटिलिटी की वजह से जैसे हमने आपको बताया कि इक्विटी एंड डेट फंड जो है 80-20 करता है। 80% मैक्सिमम इक्विटी है, 65 से 80 है। फिर भी लॉन्गर टर्म में आप कैसे फुल्ली इन्वेस्टेड फंड्स के आसपास आप रिटर्न कैसे दे या पाओगे, ये वॉलेटिलिटी का पूरा गेम है। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी और उतना ज़्यादा रिटर्न। हमारे हाइब्रिड फंड्स भी अगर आप देखेंगे इन अ वॉलेटाइल टाइम पीरियड जैसे 2024 से आज मार्केट रेंज बाउंड है। एक दो बार ऊपर गया है, एक दो बार नीचे आया है, तो ये वॉलेटिलिटी रही है। इन वॉलेटाइल ज़ीरो रिटर्न पीरियड में भी ये हाइब्रिड फंड्स आपके लिए रिटर्न जनरेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। सो ये आपकी फ्रेंड बन जाते हैं तभी। राइट। तो लेट्स से कोई एक 21 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर है, उसके पास 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने का कॉर्पस है, SIP करना है, एंड अभी अभी जॉब शुरू किया है, 50,000 पर मंथ का सैलरी है, 6 लाख का। तो ये 10,000 पर मंथ जो लाइक उसका इन्वेस्टिंग कॉर्पस है SIP का, इसमें से इज इट फेयर टू अज्यूम कि 15 से 20% शुड बी एलोकेटेड टू हाइब्रिड फंड्स? हाँ, क्योंकि आपने जो बताया वो जो इन्वेस्टर है उसके पास लॉन्जेटिविटी बहुत है, बहुत राइट। यंग है, लॉन्जेटिविटी उसके पास लंबी है। सो ही कैन एक्चुअली टेक मोर रिस्क। बट कुछ कारण सर, लेट्स से उनको घर लेना है, शादी करनी है, तो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन लेस देन 10 ईयर्स या 20 ईयर्स है तो फिर उनको कम रिस्क लेना चाहिए। तो फिर उनके लिए एक्चुअली हायर प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड होना चाहिए और लोअर प्रोपोर्शन ऑफ रिस्की प्रोडक्ट होने चाहिए। बट अगर किसी के पास लॉन्जेटिविटी लंबी है तो दे कैन टेक मोर रिस्कियर प्रोडक्ट्स मोर, बिकॉज उनके पास लंबा समय है तो उनके पास वो वॉलेटिलिटी का ज़्यादा समय है। गॉट इट। और आप बता रहे हो हाइब्रिड फंड्स में भी हाई रिस्क लो रिस्क है, तो लो लो रिस्क रिस्क है। में कौन से टाइप के फंड्स है? सो एज अ बुके अगर आप अगर देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, तो लो रिस्क में इक्विटी सेविंग्स फंड आएगा। ओके। उससे थोड़ा सा ओवर हायर रिस्क पे आएंगे आपके बैलेंस एडवांटेज फंड। उसके ऊपर आएगा मल्टी एसेट एंड इक्विटी एंड हाइब्रिड। ये हो गया म्यूचुअल फंड साइड पे। फिर सिफ साइड है, सिफ साइड पे भी सिमिलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। लो रिस्क में एक आएगा आपका एसेट एलोकेटर सिर्फ आई सिफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज आपकी 10 लाख प्लस रहेगी। सो वहाँ पे लोअर साइड पे एसेट एलोकेटर सिफ आएगा। उसके ऊपर हाइब्रिड सिफ आएगी। उसके ऊपर इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट सिफ आएगी और उसके ऊपर उसके साथ साथ सिमिलर रेंज में एक्स टॉप 100 और सेक्टर रोटेशन सिफ। तो ये सारे थोड़े से हायर रिस्की और ये वाले सारे लोअर रिस्की में आएंगे। गॉट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंसाइटफुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, इट्स अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर मितुल कलावाडिया, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? बेसिकली हाइब्रिड फंड्स जो है, हाइब्रिड फंड्स को कैसे अपने पोर्टफोलियो में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक एक कंसेप्ट होता है कि हाइब्रिड फंड्स मतलब लोअर रिटर्न। तो ये कैसे इसको सॉल्व किया जाए कि हाइब्रिड फंड्स मतलब लोअर रिटर्न है तो पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखा जाए। उससे अच्छा तो अगर लॉन्जेटिविटी ज़्यादा है तो हाई रिस्क प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। सो दैट इज़ वन क्वेश्चन विच आई विल पॉन्डर अपॉन, क्योंकि काफ़ी लोग, कई इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिटर्न चेस करना चाहते हैं, बट एक्चुअली रिटर्न जो है वो फास्ट रिटर्न नहीं होते हैं। रिटर्न एक्चुअली ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं और वो ग्रेजुअल में जैसे क्रिकेट की एनालॉजी ले तो एक होती है 2020, आपके फास्ट हिटिंग वाली फॉर्मेट में आपको बहुत मज़ा आता है, बट वैसे कुछ ही साल होते हैं जहाँ पे बहुत हाई रिटर्न्स, फास्ट रिटर्न्स आते हैं। लॉन्जेटिविटी के अगर आप 20 साल 15 साल अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी से देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिडल ओवर्स लेने हैं, जो वनडे के टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छा समझ में आता है। 20 से लेके 40th ओवर जो है वो मिडिल रेंज की है। वहाँ पे बहुत सा थकान रहता है कि कुछ नहीं है, बहुत हिटिंग नहीं कर सकते आप, आपको स्लो गेम स्टेडी गेम खेलनी है। सो हाइब्रिड जो है वो ये क्योंकि इन्वेस्टिंग आपकी जो जर्नी है उसमें कई बार बहुत मार्केट करेक्शन आने के बाद आप हाई रिस्क ले सकते हैं, बट जब ये आप ऑरेंज वाले या मिडिल रेंज में है तो हाइब्रिड फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज कंटिन्यूस रिटर्न जनरेशन करना है तो वॉलेटिलिटी को आपको यूज़ करना है।
Right. Actually, I was going to ask you that question, but you've already answered that question as well. But thank you so much for doing this. बहुत अच्छे से आपने समझाया about hybrid funds and equity and debt fund में कैसे आप identify करते हो opportunities. I'm sure anyone who's watching this have gotten immense insights and wisdom from your experience and journey. Thank you so much once again and wish you the best. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.